stack reference variables एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं स्टैक के अंदर, इनका बिहेवियर क्या रहेगा उसको एक बार समझ लेते हैं। और साथ में रिटर्न टाइप क्या होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से दो स्टैक आपस में बात करते हैं। सो वी बेसिकली वांट टू नो अबाउट इट, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा कॉन्सेप्ट, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। तो सपोज हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। सो यहाँ पर आ जाते हैं एंड let us have one more class and let us call it as test2.java। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया सबसे पहले तो ऑब्वियसली है ना। और इसके अंदर हमने बोला कि कोई ऐड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब ऐड फंक्शन को अगर आपको डेटा पास करना है तो आप सिंपली बोलते हो कि यार मेरे पास दो वैल्यूज हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू है सपोज इंट a इक्वल्स टू 90 और एक वैल्यू है इंट b इक्वल्स टू 80 एंड मैं इन दोनों वैल्यूज को पास करना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। तो a और b इस तरीके से आप लिख देते हो। अब ऐड फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हो, तो आप बोलते हो स्टैटिक। और इस बार क्योंकि ये कुछ सम रिटर्न करना चाहता है तो हम बोलते हैं इस बार इसका रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड। और इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स कैप्चर कर रहा है, एक तो num1 और एक num2, राइट। सो व्हाट इट डज इज कि एक ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता है और उसके अंदर num1 प्लस num2 कर देता है और उसके बाद इस रिजल्ट को ये रिटर्न कर देता है, तो रिटर्न रिजल्ट, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अब बात क्या होती है कि ऐड फंक्शन जो भी चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसको अगर आप कहीं पे कैप्चर करके रखना चाहते हो तो आप उसे रख सकते हो कुछ इस तरीके से, दैट इज इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड एंड लेटर ऑन वी कैन प्रिंट दैट रिजल्ट एज वेल। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द रिजल्ट ऑफ द सम, राइट, ऑफ दीज टू नंबर्स। अब आप इसे रन कराओगे तो आपको एग्जैक्ट सम मिल जाएगा विच इज 170। So how does it work with the call stack? Let us understand that as well. ठीक है, so suppose अब हमने फिर से अपने मेथड एरिया में अपना कोड लोड कर दिया। हमने बोला कि भाई ये कोड है जो हमें चलाना है। तो स्टैक बोलेगा यस आई विल हेल्प यू आउट इन दिस, है ना, इसको एग्जीक्यूट करने में आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, सो सबसे पहले एक हमारा जो एरिया है उसको हमने कह दिया कि ये हमारा मेथड एरिया है। मेथड एरिया बेसिकली जो आपके डेफिनेशंस होते हैं उनको स्टोर करता है। ठीक है, कि ऐड फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन क्या करता है, तो ऑल द डेफिनेशंस आर स्टोर्ड इनसाइड द मेथड एरिया। उसके बाद आपका स्टैक फिर से जन्म लेगा, है ना। स्टैक बोलेगा कि ठीक है मैं चलाता हूँ आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो मेन थ्रेड जो है वो मेन वाला जो कॉल स्टैक है उसको चलाना शुरू करता है। तो सबसे पहले बोलता है मैं सबसे पहला फंक्शन जो लोड करूंगा स्टैक के अंदर वो होगा मेन फंक्शन। ये हमें पहले से ही पता है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है मेथड एरिया से चेक करके आते हैं इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस बार इसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमने चारों इंस्ट्रक्शंस को लोड कर लिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शंस को हमने लोड कर लिया। अब हमने बोला कि यार एक ना तेरे को लोकल वेरिएबल भी मिल रहा है जिसका नाम है args। ठीक है, और इसके अंदर ना नल स्टोर्ड है। तो उसने बोला ठीक है बना लो इसके लिए भी जगह। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया args। अब हमने एक एक करके इंस्ट्रक्शंस चलाने शुरू किए। तो सबसे पहले लिखा हुआ था इंट a इक्वल्स टू 90। ये तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बना जिसका नाम है a और इसके अंदर 90 जाके स्टोर हो गया। देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन चला दैट इज b इक्वल्स टू 80। तो फिर से 4 बाइट्स b को दे दिए क्योंकि इंटीजर टाइप का है और इसके अंदर 80 जाके स्टोर करा लिया। आफ्टरवर्ड्स इट इज रिटन कि रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड ए बी, राइट। सो यहाँ पे अब जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, तो सपोज इंस्ट्रक्शन नंबर 3 इज दिस वन, रिजल्ट इज नाउ वेटिंग कि इसको ना कुछ वैल्यू मिलेगी ऐड फंक्शन से। तो नाउ आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी फंक्शन कॉल लगती है सो इट बेसिकली वेट्स कि कब ये पूरी होगी और कब हम वापस आएंगे, तब जाके इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। तो नाउ वी आर वेटिंग कि पहले इसे पूरा करो, इक्वल टू का जो सामने वाला पार्ट है ये, देन ओनली वी कैन एग्जीक्यूट द आफ्टर आफ्टर वर्ड्स जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें तभी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू नो दैट फंक्शन कॉल पे ऑलवेज अ न्यू स्टैक फ्रेम कम्स। सो एक नया स्टैक फ्रेम आ गया और ये वाला जो स्टैक फ्रेम है इट बिलोंग्स टू ऐड फंक्शन। ठीक है, तो ये ऐड फंक्शन का स्टैक फ्रेम है। अब ये बोलता है भाई मेरे पास इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 2 इंस्ट्रक्शंस हैं और पहले से ही 2 लोकल वेरिएबल्स भी हैं मेरे पास विच आर num1 एंड num2। ठीक है, तो सपोज दिस इज num1 एंड दिस इज num2। अब इनके अंदर वैल्यूज क्या पास हुई हैं वो आप लोग यहाँ से इस कॉल के थ्रू देख सकते हो।
तो यहाँ पर a कॉमा बी पास हुआ है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली a की वैल्यू 90 है तो 90 num1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, और b के अंदर 80 है तो num2 के अंदर 80 जाके स्टोर हो जाएगा। एंड नाउ क्योंकि हमने अपने लोकल वेरिएबल्स बना लिए हैं, तो नाउ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 विल रन, एंड वो बोल रहा है कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, ऑल राइट। तो सपोज ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, एंड इसके अंदर num1 प्लस num2 का रिजल्ट स्टोर करना है, विच इज 170। यहाँ पे 170 स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर। दिस इज कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 1। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है कि इस रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो जब भी आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट दिख जाए, चाहे खाली हो चाहे किसी वैल्यू के साथ हो, राइट, इसका मतलब होता है कि अगर इसके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन भी हो ना तो उसे नहीं चलाना। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिटर्न स्टेटमेंट के आते ही यू हैव टू पॉप आउट द स्टैक फ्रेम फ्रॉम द कॉल स्टैक। ठीक है, दिस इज द केस दैट यू हैव टू फॉलो, कि भाई अब ऐड फंक्शन जो है उसे पॉप आउट करो। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कुछ रिटर्न वैल्यू भी हो तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वापस नहीं करता, ये साथ में वैल्यू भी वापस करके जाता है जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि ठीक है 170 के साथ कंट्रोल दोनों चीजें रिटर्न कर दो। तो रिटर्न 170 का मतलब है कि कंट्रोल तो देना ही देना है नीचे वाले फंक्शन को ताकि वो चले, साथ में आप उसको वैल्यू भी दे रहे हो विच इज 170। और ये 170 जाके कहाँ स्टोर हो जाती है, तो ये इसका जो रिजल्ट वाला फंक्शन रिजल्ट वाला वेरिएबल है उसके अंदर जाके 170 स्टोर हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर लाइन नंबर 3, राइट। अब कंट्रोल वापस मेन के पास आ चुका है, रिजल्ट के अंदर 170 आ चुका है। ठीक है, ऐड फंक्शन कंप्लीटली चल चुका है। तो अब हम बोल रहे हैं कोई और इंस्ट्रक्शन बची है, तो हमें आंसर मिलता है दैट यस, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 इज स्टिल लेफ्ट, इसे भी चला लो, विच इज कि प्रिंट करा दो रिजल्ट को कंसोल पर। तो हमने कंसोल पर प्रिंट करा दिया 170, एंड दिस इज हाउ द टास्क ऑफ मेन फंक्शन इज ऑल्सो डन। दिस विल ऑल्सो गो आउट ऑफ द स्टैक। अब इसी केस में, तो ये तो बात हो गई आपकी मेथड एरिया और कॉल स्टैक के बारे में। अब इसी तरीके से एक हीप सेक्शन भी होता है। ये हीप सेक्शन बोलता है कि अगर तुमने कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे एरे टाइप का ही ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ये तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, हीप एरिया। तो सपोज अब इस एरे की जगह पे इस ए और बी की जगह पे हमारे पास एक एरे होता, राइट, और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम बोल देते हैं, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं यहीं पर, दैट इज 4,5,1। तो सपोज हमारे पास ये एरे है, और इस बार ऐड फंक्शन को हम ए और बी नहीं पास कर रहे, रादर हम ARR पास कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज एरे पास कर रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया दैट इट इज गोइंग टू रिसीव वन नम्स एरे। एंड देन आप लोग रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली आप लोग एक फॉर लूप लगाओगे, है ना, उसके अंदर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन nums डॉट लेन एंड I प्लस प्लस। तो इस तरीके से आप लोग एरे के ऊपर लूप चलाओगे और रिजल्ट के अंदर हर बार डाल दिया करोगे नम की वैल्यू, राइट। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नम्स आई, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली सम कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद उसे रिटर्न कर दोगे, और इसे इनिशियलाइज कर लोगे रिजल्ट को विद द वैल्यू 0। ठीक है, कि इनिशियली हमारे पास रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं है, और उसके बाद हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सम कैलकुलेट कर रहे हैं, और लास्ट में इस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अब इस केस के अंदर हाउ दिस एरे इज स्टोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है देखना, राइट। आपको आंसर अभी भी सही मिलेगा विच इज 10, राइट। तो हमारे केस में एरे का जो सम है वो 10 ही है। तो आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वी वांट टू सी कि मेमोरी किस तरीके से इसके साथ काम करती है। तो लेट अस सी। तो सपोज दिस इज आवर कोड, है ना, और इसको हम व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। Then, अब देखो इसको समझना कि किस तरीके से काम होता है इसमें। तो यहाँ पर अब आपको पता है द फर्स्ट एरिया विच वी टेक इनटू अकाउंट इज दिस मेथड एरिया, जहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन क्लास इन सबकी डेफिनेशन पड़ी रहती है कि ये क्लास या ये फिर ये फंक्शन ये करते क्या है, राइट, ताकि जब स्टैक को इनकी जरूरत पड़े तो ये यहाँ से देख ले, है ना, एक तरीके की बुक है मेथड एरिया। उसके बाद एक होता है आपका हीप सेक्शन। ठीक है, हीप बोलता है कि आई एम गोइंग टू कंटेन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को कभी भी कॉल स्टैक के अंदर जगह नहीं मिलती है, तो दिस इज योर सेकंड सेक्शन दैट विल कम इनटू पिक्चर विच इज हीप एरिया। तो ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है आपके ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड देन आपको पता ही है दैट द थर्ड एरिया इज बेसिकली योर स्टैक एरिया। स्टैक का काम है इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो अब स्टैक भी हमारा आ चुका है, राइट। तो अब सबसे पहला जो आपका फंक्शन बनेगा, इट विल बी योर मेन फंक्शन ऑब्वियसली। तो मेन फंक्शन आया,
मेन फंक्शन बोलता है कि इस बार मेरे पास कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इस बार मेरे पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसने अपने इंस्ट्रक्शंस को लोड कर लिया ताकि वो एक एक करके इन्हें चला पाए। उसके बाद ARGS एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो उसे हमने यहाँ पे रख लिया, और क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर हमने स्टोर करा लिया नल। राइट, आफ्टरवर्ड्स अब एक फर्स्ट लाइन आती है कि एक ARR नाम का वेरिएबल है, ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। राइट, लेकिन ये इस बार एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। कौन से ऑब्जेक्ट को? तो एक एरे टाइप के ऑब्जेक्ट को, जो कि हीप सेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर 4,5,1 स्टोर्ड है। इसका मतलब जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, बस वो एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन primitive values and reference variables, right? Primitive variables and reference variables. कि primitive variables तो int, float, double, char, boolean इन सब की values स्टोर करते हैं, whereas reference variables किसी object का reference स्टोर करते हैं। पर क्या ये दोनों लोकल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स भी लोकल हो सकते हैं और आपके प्रिमिटिव वेरिएबल्स भी लोकल हो सकते हैं। लोकल का सिर्फ एक ही मतलब है, दैट इज लोकल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि जब तक उसके स्टैक फ्रेम का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब जब तक ये मेन फंक्शन यहाँ पे रहेगा, तब तक ही ये ARR या फिर ये ARGS रहेगा। जैसे ही ये मेन फंक्शन गया, तो ये ARR ये ARGS भी साथ में चले जाएंगे। सो लोकल का मतलब यही होता है कि वो लोकल है उस स्टैक फ्रेम के लिए, उसकी विजिबिलिटी और किसी के पास नहीं होती है। अगर आपको उसे किसी और को दिखाना है, तो यू हैव टू पास देम एज अ पैरामीटर। राइट, सो दैट इज what is the meaning of local variables, right? So ये रेफरेंस टाइप का लोकल वेरिएबल है विच इज ARR। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर ऐड फंक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो ऐड फंक्शन के अंदर हमने ARR का एड्रेस भेज दिया है। ठीक है, यहाँ से एक नया स्टैक फ्रेम आता है पिक्चर में, विच इज ऑफ ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन का स्टैक फ्रेम आया। अब की बार कितनी लाइंस हैं? तो आपको पता है देयर आर 1 2 3 4 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, और बीच में ये जो 2 और 3 है ये बेसिकली एक लूप है, तो ये रिपीटेडली काफी बार चलने वाले हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ऐड फंक्शन के अंदर एक नम्स नाम का लोकल रेफरेंस वेरिएबल है। राइट, इसका नाम नम्स है इस बार, लेकिन इसके अंदर एड्रेस किसका पास है? तो आपने इस बार भी इसके अंदर सेम एरे का ही एड्रेस पास किया है, कोई नया एरे क्रिएट नहीं हो रहा। तो दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम एरे। तो नम्स भी उसी एरे को पॉइंट कर रहा है, ARR भी उसी एरे को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हमने 0 स्टोर करा लिया। दिस इज रिजल्ट, दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 1। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है कि एक फॉर लूप है जो बार बार चल के आपका रिजल्ट को अपडेट करता है। तो एक बार ARR 0 को ऐड करा लेता है, फिर 1 2, इस तरीके से आफ्टर दीज टू इंस्ट्रक्शन, जब ये दो इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली चल जाएंगी, तो आपके रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 10। ठीक है, अपडेट होती जा रही है वैल्यूज इस फॉर लूप की वजह से। और लास्ट में आप लोग जब लाइन नंबर 4 पे पहुंचोगे तो आप इसे रिटर्न करा दोगे। ठीक है, 10 को आप लोग रिटर्न करा दोगे। रिटर्न करने का मतलब है इस स्टैक फ्रेम को निकालो। आप इस स्टैक फ्रेम को निकाल रहे हो, 10 आप पास कर चुके हो, तो आप देख सकते हो कि जो नम्स वाला आपका रेफरेंस वेरिएबल था वो भी गया पिक्चर में से, और साथ में ये एरो भी चला गया, विच मीन्स नाउ नम्स इज नॉट पॉइंटिंग टू दिस बिकॉज नम्स का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो अब आपके ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, राइट, दैट इज ARR। पिछली बार जब अभी नया स्टैक फ्रेम आया था उस टाइम आपके सेम ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे थे, बट नाउ ओनली वन रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट इट मींस। आफ्टरवर्ड्स अब हमारे पास 10 एज अ रिजल्ट रिटर्न होकर आया है, तो वो हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया, विच इज दिस लाइन, राइट। एंड आफ्टर मतलब बेसिकली इस फंक्शन कॉल को ये 10 रिप्लेस करेगा और उस 10 को हमने फिर रिजल्ट के अंदर डाल दिया है। एंड देन आप उसे प्रिंट करा लेते हो, विच इज आप कंसोल पे जाके बोलोगे दैट 10 को प्रिंट करा लो, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही आपका फंक्शन कॉल कंप्लीट होगा, तो दिस पर्टिकुलर स्टैक फ्रेम विल आल्सो गो आउट ऑफ द पिक्चर। एंड आप देख सकते हो कि जो ARR नाम का रेफरेंस वेरिएबल था जिसने इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रखा था वो भी गया। तो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग पॉइंटेड बाय एनी रेफरेंस वेरिएबल, विच मींस कि इस ऑब्जेक्ट को हमारा JVM लेटर ऑन, जब भी आपका गार्बेज कलेक्टर ऑन होगा, राइट, जब भी वो कलेक्ट कर रहा होगा गार्बेज को, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ गार्बेज, राइट। Why? Because there is no reference available to this particular object. तो जब तक ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस होते हैं, जब तक कोई उसे पॉइंट आउट करता है, तब तक उसको कलेक्ट नहीं किया जाता,
पर जैसे उसके रेफरेंस सारे चले जाते हैं, नाउ देयर इज नो वे टू एक्सेस इट, then it is up for garbage collection. So this is how it works, right? So this is all about your heap memory, then your reference variables, right? Your primitive variables, आपका जो return statement है वो कैसे चलता है, right? How two stack frames talk to each other. So this was the like complete basics which we need, right? अब हम लोग एक सिंपल रिकर्सिव फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, so that हम इस पूरे प्रोसेस को समझ पाए कि रिकर्जन में हाउ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, तो आप लोग अपने टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से यू कैन गो आगे एंड पीछे बोथ साइड, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल इन अ वे कि अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक्स भी नहीं समझ में आते, तो उसको भी पूरा रिकर्जन समझ में आ जाए बाय द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इन डेप्थ, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग टॉपिक्स टू द एंड, सब कुछ बहुत डेप्थ में रहने वाला है। तो इसका पर्पस ये है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो, राइट? तो अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो कि ये चीज समझ में नहीं आई है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अदरवाइज एज वेल। But the main reason why we are going so much in detail, I have explained you, that is कि I want कि अगर कोई इस ट्यूटोरियल को देखे तो उसे शुरू से लेके एंड तक अगर कहीं पे भी वो अटकता है तो वो चीज हम सॉल्व कर पाए, वो चीज हम लोग क्लियर आउट कर पाए, राइट? और हर एक टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल प्रॉब्लम, बट लेटर ऑन आप लोग जितने भी एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं रिकर्जन के, वो भी इस ट्यूटोरियल में देखोगे। So don't worry about that all. This is going to help you a lot. थोड़ा सा अगर आपको स्लो लग रहा है तो यू कैन फास्ट द स्पीड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है, तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, राइट? आप अपने पेस पर लर्निंग कर सकते हो। इसका यही मोटिव है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को जनरेट करने का, right? All right, so I hope that I have answered few of the queries of some people. Now the next thing is कि हम लोगों को एक simple example के साथ start करना है, that what is this recursion all about and how this stack is going to help us, right? So let us look into that.